अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया था। तो ये अगला लेक्चर है फाइनमैन का, उसका अनवान है द ग्रेट कॉन्जर्वेशन प्रिंसिपल्स। तो ये एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज वगैरह के कॉन्जर्वेशन के बारे में डील करता है। तो फाइनमैन स्टार्टिंग में तो ये कहता है कि जब हम डिस्कवर करते हैं चीज़ें फ़िज़िक्स की, कायनात को के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर करके, तो हमें बहुत से लॉज मिलते हैं। ग्रेविटेशन का लॉ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज हैं, न्यूक्लियर इंटरेक्शंस के लॉज हैं, जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियर पार्टिकल्स किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, उनके लॉज हैं। तो हमें बड़े अलग अलग और लगते हैं और सारे मैथमेटिकल टाइप के हैं, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। तो ये कहता है कि जो कॉमन चीज़ें हैं उनको वो कहता है कि कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो सारों पे अप्लाई होते हैं। दो तीन प्रिंसिपल्स की एग्जांपल्स देता है। एक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैथमेटिकल क्वांटिटीज़, जो कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, ये वाला लेक्चर उनके बारे में है। तो बेसिकली ये होती हैं ऐसी चीज़ें जो कि कंजर्व रहती हैं, जो चेंज नहीं होती टाइम के साथ। फिर दो तीन और एग्जांपल्स देता है। एक सिमेट्री की, कि सिमेट्री होती है अगर आप कोई चीज़ आप चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, अगर आप उसको रोटेट करो या उसको को ट्रांसलेट वगैरह करो तो वो उसी जैसी लगती है, तो उसको सिमेट्री कहते हैं। फिर वो कहता है कुछ क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स हैं, वो इन सारी चीज़ों में कॉमन है। और फिर एक और चीज़ वो ये कहता है जो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखी थी, कि ये सारे लॉज जो हैं वो मैथमेटिकल हमें लगते हैं, ये सारे इक्वेशंस की फॉर्म में हैं। तो कंजर्वेशन की बात करता है। तो कंजर्वेशन क्या चीज़ है? कंजर्वेशन ये है कि आप कोई रूल्स के तहत एक नंबर कैलकुलेट करते हो, और जब आप देखते हो कि कुछ थोड़ा सा टाइम गुजर गया है, आप उन्हीं रूल्स को दोबारा अप्लाई करते हो, दोबारा वो कैलकुलेट करते हो चीज़, और आप देखते हो कि ये नंबर चेंज नहीं हुआ। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि कंजर्वेशन। तो इसकी एनालॉजी वो इस तरह देखता है कि हम फ़िज़िक्स के रूल्स जो हैं हम डिस्कवर कर रहे हैं, साइंटिस्ट, वो इस तरह है कि हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स से हम देखते हैं कौन सी चीज़ें हमें कॉमन में नज़र आ रही हैं, कौन से रूल्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो मिसाल वो ये देता है कि आप इमेजिन करें कि दो बहुत बड़े चेस मास्टर हैं, वो लोग चेस यानी शतरंज खेल रहे हैं, और हमें रूल्स नहीं पता है शतरंज के क्या हैं। कि पॉन जो है चेस का, फॉर एग्जांपल रूल है कि पॉन जो है 2 स्टेप चलता है और कभी 1 स्टेप चलता है और टेढ़ा वो मारता है। लेकिन हम बेसिकली उन दो चेस मास्टर की मूव्स को देख रहे हैं कि एक बंदा किले को आगे करता है, हाथी को इधर करता है, पॉन को इधर करता है, और फिर हम उनकी मूवमेंट से यानी चेस बोर्ड को ऑब्ज़र्व कर करके बार बार, तो हम रूल्स डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये रूल बताता है, रूल की मिसाल ये है, एक रूल की एग्जांपल वो देता है। वो कहता है कि जो बिशप होता है, जो आपको मैंने पीस दिखाया भी हुआ है, इसको हाथी कहते हैं उर्दू में, और बिशप कहते हैं इंग्लिश में। ये टेढ़ा चलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिशप इस वक्त सफ़ेद स्क्वायर पे है, तो अगर ये टेढ़ा चलेगा ये सफ़ेद स्क्वायर पे ही रहेगा। तो अगर हम एक गेम देख रहे हैं चेस की, और उसमें हम देखते हैं गेम को, हम देखते हैं कि बिशप सफ़ेद स्क्वायर पे है, फिर हम अपना मुंह चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं, हम दोबारा गेम को देखते हैं, हो सकता है बिशप मूव होके यहाँ से वो इधर चला गया हो, लेकिन वो रहेगा सफ़ेद स्क्वायर पे ही। तो हम ये रूल अखज़ कर सकते हैं उस गेम की स्नैपशॉट को देख देख के कि बिशप का कलर चेंज नहीं होता। लेकिन इंटरेस्टिंग वो बात ये कहता है कि अगर आप बहुत बारीकी से गेम को देखें और बार बार देखते रहें, तो हो सकता है आपको बहुत देर के बाद समझ आए कि ये रूल असल में इतना, हो सकता है ये एग्जैक्टली 100% ना करेक्ट ना हो। क्योंकि आप इमेजिन करें कि अगर आप बोर्ड को देखते हैं और उसमें जो हाथी आपका वो वाइट स्क्वायर पे है, फिर आप अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हैं, हम दोबारा देखते हैं बोर्ड को, आप देखते हैं कि हाथी गायब हो गया है सफ़ेद वाला, और वो ब्लैक वाला हाथी आ गया, मतलब एक हाथी ब्लैक स्क्वायर के ऊपर आ गया। और वो किस तरह पॉसिबल है? वो इस तरह पॉसिबल है कि हो सकता है कि वो हाथी स्क्वायर सफ़ेद वाले स्क्वायर पे ही था, लेकिन हो सकता है दूसरे बंदे, दूसरा जो चेस मास्टर है, उसने उस हाथी को मार दिया हो, और फिर जो ओरिजिनल पहला वाला जो चेस मास्टर है उसने अपना पॉन को आखिरी सफ़ में ले गया हो। आपको पता है चेस में अगर आखिरी रैंक में चला जाए पॉन, तो वो प्रमोट होकर कि कोई भी पीस बन सकता है। तो हो सकता है उसने ब्लैक स्क्वायर पे अपना पॉन रख के हाथी बना लिया हो। तो हमें ऐसा लगेगा कि हम एक तरफ एक स्नैपशॉट देखते हैं, उसमें हाथी सफ़ेद स्क्वायर पे है, हम दूसरी तरफ मुँह करते हैं वापस देखते हैं, तो हमें लगेगा ब्लैक स्क्वायर पे है। तो क्योंकि हमें सारे रूल्स फ़िज़िक्स के पता नहीं है, हमें कायनात की सारी साइंस हमारी हमेशा इनकम्प्लीट रहती है। हम कायनात की चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं, जो भी उनकी हमें लाइट नज़र आती है, हमें गैलेक्सीज़ वगैरह नज़र आती है, हम उनसे रूल्स अखज़ कर रहे हैं। तो ये जो कंजर्वेशन के रूल्स हैं, ये हम लोगों ने अभी तक फिगर आउट किए हैं, और अभी तक हमें लगता है कि एग्जैक्ट हैं, लेकिन हो सकता है कल को कोई हम ऐसी चीज़ डिस्कवर करें जिससे हमें पता लगे कि ये रूल असल में ठीक नहीं है। तो उसकी
कंजर्वेशन की ये मिसाल देता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि चार्ज, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है और जो जो प्रोटॉन है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, और चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। जब आप देखते हैं किसी सिस्टम को कि उसमें लेट्स से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, और थोड़ी देर के बाद उस दोबारा सिस्टम को आप देखेंगे, उसमें अगर चार्ज इनिशियली ज़ीरो था, अगर क्योंकि प्रोटॉन का +1 होता है, इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, तो अगर आप कंबाइन करें तो चार्ज उसका ज़ीरो है। और आप दूसरी तरफ मूव करें, दोबारा देखें उस सिस्टम को थोड़ी देर के बाद, तो आपको लगेगा कि वो चार्ज चेंज नहीं होता, वो कंजर्व होता है। तो इसके ऊपर लोगों ने तजर्बात किए हुए हैं और अभी तक ये करेक्ट निकला है। तो एक तजर्बे की वो एग्ज़ाम्पल ये देता है कि एक बंदा था फ्रैंकलिन मेरे ख़्याल से, उसके पास लैब थी, तो उसने लैब के अंदर एक ग्लोब रखा हुआ था। ग्लोब यानी बड़ा सा गुंबद टाइप की चीज़, और उसके अंदर उसने अंदर कई मुख्तलिफ़ तजर्बाती आलात थे उसके। कभी वो फ़र को रगड़ता था किसी लकड़ी के साथ, कभी कुछ करता था, कभी कुछ। और बाहर उसने एक गैल्वानोमीटर लगाया होता है। गैल्वानोमीटर वो एक चीज़ होती है जिससे आप चार्ज डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसने अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए इस ग्लोब के अंदर रहते हुए, लेकिन उसको ये लगा कि जो ग्लोब के जो बाहर गैल्वेनोमीटर है वो ज़ीरो ही शो कर रहा है। स्टार्टिंग में भी उसने ज़ीरो शो किया, बाद में भी ज़ीरो, यानी कि चार्ज जो है ना क्रिएट हुआ है और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है इस पूरे गुंबद के अंदर। तो उस एक्सपेरिमेंट से लोगों ने सबसे पहले ये मॉडल निकाला, और उस टाइम लोगों को पता था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो अलग अलग चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है। तो उनके जहन में ये मॉडल आया कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये एक साकित चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी ना क्रिएट हो सकती हैं, ना डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, ना ये कभी टूटती हैं और ना ये क्रिएट होती हैं। तो जो इनिशियल चार्ज है, अगर दुनिया में लेट्स से 1000 इलेक्ट्रॉन और 1000 प्रोटॉन है, तो वो कभी चेंज नहीं होंगे। वो यहाँ से यहाँ मूव अराउंड हो सकते हैं, लेकिन वो कभी ना क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉय होंगे। तो ये लोगों के जहन में सिंपल मॉडल था। लेकिन बाद के एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये ख़ुद से मतलब ये क्रिएट भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन जो है, आपको पता है कि जो न्यूट्रल ज़र्रा होता है, एन, यहाँ से मैंने एन लिखा है इसमें न्यूक्लियस के अंदर, वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है। न्यूट्रॉन कभी कभार एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और समथिंग एल्स, एक और किसी और चीज़ में वो कन्वर्ट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये ई पॉजिटिव जो है, इसको मैं ई पॉजिटिव कह रहा हूँ, पॉजिट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की जैसी चीज़ होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जितना मास होता है उसका, लेकिन इसका चार्ज प्लस होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो हमने लैब में ये भी देखा है कि इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन जो है और वो इलेक्ट्रॉन मिल के दोनों कंबाइन होकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और लाइट बन जाती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि चार्ज का जो नंबर है, आप इस इक्वेशन में जो चार्ज था स्टार्टिंग में, न्यूट्रॉन का चार्ज ज़ीरो होता है, आपको पता है, और जब वो डिसइंटीग्रेट होता है, जब वो टूट जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो तब भी आप देख सकते हैं राइट साइड पे जो चार्ज है वो प्लस और नेगेटिव वो भी ज़ीरो बन जाता है। तो स्टार्टिंग में ज़ीरो था चार्ज, अभी भी ज़ीरो है। और दूसरी वाली इक्वेशन की जब मैंने आपको एग्जांपल बताई है, उसमें भी यही है कि अगर एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंबाइन करें तो वो ज़ीरो होगा, और जब वो कंबाइन होते हैं और लाइट निकलती है बाहर से, और लाइट का तो कोई चार्ज नहीं होता, तो लाइट का भी ज़ीरो चार्ज है। तो पहले भी ज़ीरो चार्ज था, तो बाद में भी ज़ीरो चार्ज है। तो इस तरह हमने कई पार्टिकल्स डिस्कवर किए हैं लैब में, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेटर्स होते हैं, सर्न वगैरह में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं। हम लोग इन सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स को, मतलब जो भी न्यूक्लियाई पार्टिकल्स हैं, उनको ज़ोर से टकराते हैं आपस में और कई पार्टिकल्स निकलते हैं। लेकिन जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं अभी तक, हमें यही लगा कि चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है। अच्छा, अब मैं आपको अगला इसका बताता हूँ कि ये सिंपल मॉडल से हम थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड मॉडल की तरफ जाते हैं। तो हमें ये तो समझ आ गया कि चार्ज कंजर्व रहती है, लेकिन अब क्या हम इसके बारे में कुछ और स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं? ये चार्ज किस तरह कंजर्व होती है, इसके बारे में हम कुछ स्टेटमेंट बोल सकते हैं? हमारे पास लेट्स से जहन में दो मॉडल हैं। एक मॉडल ये है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये सारे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनके पास चार्ज है और ये मूव अराउंड करते हैं। क्योंकि ये मूव अराउंड करते हैं और तो इसलिए जो चार्ज है पूरे सिस्टम का वो कंजर्व रहता है, वो कहीं इधर उधर जाता नहीं है। एक ये स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट मैं ये आपको कह सकता हूँ कि चार्ज इस तरह का है कि चार्ज यहाँ पे एकदम से डिसअपियर होता है और यहाँ पे आ जाता है। उस लिहाज से भी चार्ज कंजर्व है, लेकिन इसको कहेंगे नॉन लोकल कंजर्वेशन। इसको कहेंगे कि चार्ज यहाँ से ये
दो लेट से दूर दूर जगह हैं, दो पॉइंट्स हैं दुनिया में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, लेट से उनके बीच में बहुत ज़्यादा फासला है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का फासला है। तो ये भी हो सकता है कि चार्ज यहाँ से एकदम से गायब हो गया और यहाँ पे आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, यहाँ से गायब हुआ और यहाँ पे आ गया। हमें यही लगा कि ये, हमें लगेगा कि ये अभी भी चार्ज कंजर्व ही हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी चार्ज एक था, लेट से एक पॉजिटिव चार्ज था पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, वो यहाँ पे था और यहाँ से गायब होकर वो यहाँ पे आ गया। तो चार्ज हमें लगेगा कंजर्व तो है, लेकिन वो इसको कहेंगे नॉन लोकल कंजर्वेशन, क्योंकि ये लोकल नहीं है, ये एकदम से यहाँ से गायब होता है और यहाँ से अपीयर हो जाता है। तो इवन दो चार्ज की कंजर्वेशन है, लेकिन वो लोकल नहीं है। तो अब इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल दुरुस्त है? हम क्या ये कह सकते हैं कि चार्ज हमेशा लोकली कंजर्व रहता है, या हम ये कहेंगे कि चार्ज नॉन लोकल भी कंजर्व करता है? तो इसके बारे में हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। आइंस्टाइन ने ये आर्गुमेंट पेश की थी कि लॉज ऑफ फिज़िक्स हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेट्स से आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो एक ही सेम वेलोसिटी से, सेम स्पीड से लेट्स से जा रहा है, लेफ़्ट पे राइट पे या किसी एक डायरेक्शन में, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। तो अगर ये थोड़ी सी बात अजीब सी लगती है कि अगर लॉज ऑफ फिज़िक्स सेम है हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी हम कोई भी ऐसा तजर्बा नहीं कर सकते जैसे हमें पता लग जाए कि हम मूव कर रहे हैं और बाकी सारी यूनिवर्स स्टैटिक है, या फिर सारी यूनिवर्स मूव कर रही है और हम स्टैटिक हैं। अगर हम इन दोनों सिनेरियोज़ में फ़र्क नहीं पता लगा सकते, तो इसका मतलब है कि चार्ज हमेशा लोकली कंजर्व रहेगा। या आपको शायद ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगेगी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लोकल और नॉन लोकल का क्या क्या वास्ता है, लेकिन मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइंस्टाइन का ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, आपको बताता हूँ। आइंस्टाइन का ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, लेट्स से कि दो लोग हैं, ए और बी। ये ए मैंने ऊपर में दिखाया और बी नीचे में दिखाया। लेट्स से ये दोनों एक स्पेसशिप में, हर एक स्पेसशिप में जा रहा है और बी एक स्पेसशिप में जा रहा है, और पूरी कायनात में कुछ नहीं है, सिर्फ ये दो लोग हैं। और बी के लिहाज से ए राइट साइड पे मूव कर रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे एक एरो लगाया है, तो बी को ऐसा लग रहा है कि ए राइट साइड पे मूव कर रहा है, और ए को ऐसे लगता है कि बी लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको लगता है कि बाकी चीज़ें पीछे जा रही हैं, आपको ये नहीं लगता कि गाड़ी आगे जा रही है। तो इसको कहते हैं कि इसको रिलेटिविटी कहते हैं बेसिकली, कि हर बंदे को, हर ऑब्जर्वर को ये लगता है कि जो मेरी चीज़ है, हम स्टैटिक हैं और बाकी सारी चीज़ें हमारे रिलेटिव चल रही हैं। तो लेट्स से कि चार्ज जो है वो नॉन लोकल कंजर्व हमने दिखाया है, और होता यह है कि ए और बी इस तरह हैं, और होता यह है कि एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग होती है, यानी एक बिजली चमकती है और यहाँ पे एकदम से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इधर से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी इधर पॉजिटिव वन है, इधर नेगेटिव वन है। आप नोटिस करेंगे पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन को कंबाइन करें तो वो फिर से ज़ीरो आ जाता है, यानी चार्ज फिर भी कंजर्व्ड ही है, लेकिन चार्ज नॉन लोकल कंजर्व्ड है। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, आपको वैसे बताने के लिए बता रहा हूँ। तो अब देखते हैं ए और बी इसके बारे में क्या कहते हैं। तो थोड़ी देर के बाद होता यह है कि ए, लेट्स से हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। बी जो है इधर बैठा हुआ है, उसको यहाँ पे एक फ्लैश यहाँ पे हुआ है, एक ये फ्लैश यहाँ पे हुआ है। इस फ्लैश ने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया और इस फ्लैश ने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया। बी को क्या लगता है? बी को दोनों जो फ्लैश हैं वो इकट्ठे नज़र आते हैं, तो बी ये कह सकता है कि ये दोनों इवेंट्स एट द सेम टाइम हुए हैं। तो बेसिकली जो चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ और यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ वो एक ही टाइम पे हुआ है। लेकिन अब देखते हैं हम ए को कैसे लगता है, क्योंकि बी के मुताबिक, अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ, बी के मुताबिक ए राइट साइड पे जा रहा है। तो क्योंकि वो ए राइट साइड पे जा रहा है, तो वो पहले अगर वो इधर इस तरह था तो वो थोड़ी देर के बाद राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। अब वो राइट साइड पे जब शिफ्ट हो गया तो उसको, ए को ये वाली लाइट पहले नज़र आती है राइट साइड वाली, और लेफ़्ट वाली लाइट अभी पहुंची नहीं है, क्योंकि वो लाइट की तरफ जा रहा है। जो बंदा लाइट की तरफ जा रहा है उसको पहले लाइट ये वाली नज़र आएगी और ये वाली इसको बाद में नज़र आएगी। तो ए ये कहता है कि पहले ये वाला चार्ज बना है और ये वाला चार्ज जो है, नेगेटिव वाला चार्ज, बाद में बना है। तो ए को ऐसे लगेगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसको थोड़ी देर ऐसे लगेगा कि आउट ऑफ नोवेयर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है बिल्कुल रैंडमली, और नेगेटिव चार्ज अभी तक आया नहीं है। तो ए को लगेगा कि चार्ज कंजर्व नहीं है। तो क्योंकि
और फिर ए को क्योंकि ऐसे लगेगा तो ए कहेगा, बी ये कहेगा कि यार तुम मूव कर रहे हो, तुम चल हरकत में हो, इसलिए तुम्हें इस तरह लग रहा है। लेकिन ए कहेगा कि मेरे ख्याल से तो बी तुम चल रहे हो, मैं तो अपनी जगह स्टैटिक हूँ। क्योंकि हर बंदा, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था, अगर मैं ट्रेन में बैठा हूँ मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ें मूव कर रही हैं मेरे रिलेटिव, और मैं स्टैटिक खड़ा हुआ हूँ या स्टैटिक बैठा हुआ हूँ। और ए और बी में हम इस तरह डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो अगर चार्ज कंजर्व नॉन लोकली होता, यानी कि यहाँ पे डिसअपीयर होकर यहाँ पे अपीयर हो जाता, तो हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम फिगर आउट कर सकते थे कि कौन सा बंदा असल में मूव कर रहा है और कौन सा असल में मूव नहीं कर रहा। लेकिन आइंस्टाइन ने ये कहा था कि कोई देयर इज़ नो प्रिविलेज्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है और हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिज़िक्स के कवानीन के मुताबिक करेक्ट है। तो इस थॉट एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि ए मूव कर रहा है या बी मूव कर रहा है, दोनों को लॉज ऑफ फिज़िक्स कंसिस्टेंटली अप्लाई होने चाहिए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी क्वांटिटी कंजर्व होगी वो लोकली ही कंजर्व होगी। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि चार्ज जो है वो लोकली कंजर्व्ड होता है क्योंकि ये कंसिस्टेंट है रिलेटिविटी के साथ। बाय द वे, अगर आपको शौक है इस चीज़ का, आप विकिपीडिया पर सर्च कर सकते हैं। इसका नाम, इस प्रिंसिपल को कहते हैं रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, यानी कि दो इवेंट्स अगर होते हैं दुनिया में और वो एक ही स्पॉट पे नहीं होते, लेट्स से दो डिफरेंट जगहों पे होते हैं, तो वो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए हो सकता है ये वाला इवेंट पहले हो और ये बाद में हो, और एक और ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों इकट्ठे हों। तो अगर इस तरह का कोई इवेंट हो कि जब चार्ज यहाँ से डिसिपेयर होकर यहाँ पे आ जाता है, तो आप एक ऑब्जर्वर ये कहेगा कि ये इकट्ठा हुआ है एट द सेम टाइम, और यानी कंजर्व हुआ है ये चार्ज, और हो सकता है दूसरे ऑब्जर्वर के लिए ये इवेंट पहले आया हो, यानी टेम्पररीली कंजर्व ना हुआ चार्ज और यहाँ पे हुआ है चार्ज। तो क्योंकि हम आइंस्टाइन ने हमें बताया और कई तजुर्बात ने ये शो कर दिया कि रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल है वो करेक्ट है। दुनिया में कोई भी अगर बंदा मूव कर रहा होगा या स्टैटिक खड़ा, उसके दोनों के लिए वो लॉज फिज़िक्स के इक्वली अप्लाई करते हैं। तो इसलिए उससे हम शो कर सकते हैं कि जो भी चीज़ कंजर्व होगी वो हमेशा लोकली कंजर्व होगी। इस तरह नहीं होता कि यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगी और यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। हमेशा वो चार्ज चलेगा दूसरी तरफ और फिर उसी तरह ही कंजर्व होगा। तो ये वाली आर्गूमेंट हम बाकी लॉज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बाकी कंजर्वेशन लॉज हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मोमेंटम या बाकी सारे भी जो लॉज हैं उनके लिए भी हम ये कह सकते हैं कि या बैरियन नंबर वगैरह ये सारे लोकली कंजर्व होते हैं। तो एक दो और चीज़ें हैं जो चार्ज के बारे में हम कह सकते हैं। एक तो ये कि चार्ज कम्स इन यूनिट्स, यानी कि चार्ज जो है वो कोई फंडामेंटल यूनिट है, उसी के मल्टीपल्स में इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ दैट यूनिट आता है। यानी कि अगर चार्ज एक नेगेटिव x है तो वो नेगेटिव 2x होगा, नेगेटिव 3x होगा, नेगेटिव 4x होगा, नेगेटिव 4.5x इस तरह नहीं होगा। एक ख़ास यूनिट है चार्ज का और वो उन्हीं यूनिट्स में आता है। और एक और भी हम चीज़ कह सकते हैं क्योंकि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आती है चार्ज की वजह से, तो इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ अ फील्ड। तो फाइनमैन इस तरह की एक टेबल बनाता है, वो कहता है कि क्या चीज़ है जो कौन सी क्वांटिटी कंजर्व हुई है। अब वो कहता है वो चार्ज है, और फिर वो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकता है कि इज़ इट कंजर्व लोकली, यानी ये लोकल है। मैंने आपको जिस तरह पहला वाला थॉट एक्सपेरिमेंट बताया कि बिकॉज ऑफ रिलेटिविटी ऑफ सिमल्टेनिटी, अगर दो ऑब्जर्वर्स होंगे उन दोनों के लिए फ़िज़िक्स के लॉज इक्वली अप्लाई होते हैं, तो उसका ये इम्प्लिकेशन ये है कि जो भी चीज़ कंजर्व होगी वो लोकल होगी। और फिर फाइनमैन ये कहता है कि छोटे छोटे यूनिट्स में आता है, तो ये भी बात दुरुस्त है चार्ज के लिए, इट इज़ ट्रू। और वो फिर कहता है कि एज इट इज़ सोर्स ऑफ अ फील्ड, उसके लिए वो भी बात ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से होती है। तो अब आपको बाद में समझ आएगा कि मैं टेबल क्यों